नमस्कार साथियों, आर्थिक की तरफ से आपका स्वागत है। और अब सैलरीड अगर आप हो, सैलरीड इनकम आपके पास में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, लेकिन कैपिटल गेन भी आ गया इसमें, और कई बार बिजनेस इनकम भी अगर आपके में आ गया तो फिर सैलरी सिर्फ सैलरी नहीं हो जाता, वहां पर मल्टीपल हेड का इनकम ऐड हो जाता है। इस समय हमको ये देखना है कि सैलरी के साथ अगर कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम ये सब अगर आ जाए तो फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट भी क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले डिटेल रखना पड़ेगा सेल ट्रांजैक्शन का। कैपिटल गेन कब होता है? जब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल एसेट आपका कमर्शियल लैंड प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर कोई भी एसेट जिसको कैपिटल एसेट माना गया है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में वो। तो अभी फिलहाल के लिए एक एग्जांपल के रूप में आप प्रॉपर्टी समझिए। जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदा था, ठीक, तो वो प्रॉपर्टी का जो परचेज का हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, खरीदा था उस समय, उसका इंस्टॉलेशन मिला के या फिर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन मिला के, क्योंकि प्रॉपर्टी हो सकता है, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपकी संपत्ति है, जो कैपिटल एसेट है, उसका खरीदी का पूरा कॉस्ट, इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन मिलाकर वो कॉस्ट का टोटल आपके पास में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और उसका प्रूफ। और सेल जब कर रहे हो तो सेल का भी टोटल आपको कितना पैसा मिल रहा है उसका भी सेल डीड आपके पास में रहे। अगर आप कोई ब्रोकरेज दे रहे हो या फिर कोई सेलिंग का एक्सपेंसेस है उसकी जानकारी भी आपको रेडी रखनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ। नेक्स्ट स्टेप आता है कैपिटल गेन का कैलकुलेशन भी करने का जरूरत है। वो कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका सीए या आर्थिक या जो भी कंसल्टेंट है आपके वो करके आपको देंगे। तीसरा है फॉर्म नंबर 10E। अगर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है सेक्शन 54 में जिसमें री इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो फिर एक डिक्लेरेशन अलग से सबमिट करना पड़ेगा एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, वो है फॉर्म नंबर 10E। ये जब एप्लीकेबल है तभी करना होगा। और इसका डिटेल ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका डिटेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर इस क्लॉज के अंदर में आता होगा, 10E फॉर्म के अंदर में आता होगा। चौथा, अगर आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कैपिटल गेन हो रहा है तो डीमैट अकाउंट से स्टेटमेंट निकाल कर देने की जरूरत है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिटेल होता है, उसमें ट्रांजैक्शन का भी सारा डिटेल होता है। ये सारा चीज निकाल कर आपको सामने कंसल्टेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड है तो उसमें भी गेन की संभावना है, तो म्यूचुअल फंड के भी स्टेटमेंट्स, उसके बॉन्ड्स के स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें निकाल कर आपको तैयार रखना पड़ेगा ताकि रिटर्न फाइलिंग के समय इसका इंफॉर्मेशन को यूज करके वैलिडली रिटर्न फाइल किया जा सके। ये हो गया कैपिटल गेन पे एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगा। हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो उस पर एडिशनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा? सबसे पहले रेंटल इनकम का डिटेल देना पड़ेगा, उसमें रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, मंथली रेंट की रिसिप्ट और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर म्युनिसिपल टैक्सेशन या कोई रेट्स और टैक्सेस अगर आपने पे किया तो, क्योंकि इसकी छूट मिलती है। नेक्स्ट है होम लोन का डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो, इंटरेस्ट जो आपने पे किया, प्रिंसिपल जो आपने पे किया और होम लोन का स्टेटमेंट, ये तीन चीज आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद में प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी आपको देना है, कौन सी प्रॉपर्टी पे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आप शो कर रहे हो, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, क्या वो एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी में है। इसका मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज करते हैं तो नील में होता है, तो वो नील वाले कैटेगरी में तो वैसे भी छूट मिलेगी, लेकिन एक से ज्यादा है तो उसका प्रोविजन अलग है। आप चाहते हो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर बनाएंगे। अब नेक्स्ट है को ओनरशिप डॉक्यूमेंट। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसमें सिंगल ओनर नहीं होते, हम किसी के साथ मिलकर ओनर रहते हैं, तो उस समय इनकम भी बराबर होता है, हर चीज डिवाइड होता है। तो अगर को ओनरशिप है तो को ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। उसमें जिस साल कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है उससे पहले वाले सारे साल में जो भी ब्याज दिए होंगे वो सारे ब्याज को टोटल करके डिवाइड बाय 5 करके उसको आने वाले 5 साल में डिवाइड किया जाता है और डिडक्शन मिलता है। इसीलिए ये कैलकुलेशन भी आपको करने में हेल्प करना पड़ेगा। और ये हेल्प कैसे होने वाला है? करंट ईयर का इंटरेस्ट तो करंट ईयर के इंटरेस्ट में जाएगा, भले वो 31 मार्च को कंप्लीट हुआ हो कंस्ट्रक्शन, लेकिन उससे पहले वाले जितने भी साल के इंटरेस्ट है उसका स्टेटमेंट निकालकर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये प्रीवियस पीरियड इंटरेस्ट है, उसका टोटल करना होगा और उसके बाद में उसको जितने साल में आगे बेनिफिट मिलेगा वो सारे सालों में एप्लीकेबल करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको प्रूफ रेडी रखना है। तो चलिए आपको आगे बताता हूं कि बिजनेस इनकम भी अगर आपके सैलरी में जुड़ा हुआ है तो क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। सबसे पहला है बैंक अकाउंट्स। इसका मतलब जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का जो करंट अकाउंट है या जो अकाउंट है जिसमें आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हो सबका बैंक स्टेटमेंट जरूर ले लीजिए। दूसरा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है
टैक्स ऑडिट का उसको टच करता है या एक्सीड कर लेता है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत रहेगी। और अगर टैक्स ऑडिट हुआ तो टैक्स ऑडिट की कॉपी जरूर चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि उसमें जो इनकम है, जो इनकम इंडिविजुअल में जिसका हम लोग सैलरी रिटर्न भर रहे हैं उसमें जोड़ना है, वो टैक्स ऑडिट से हम लोग ले पाएंगे। नेक्स्ट है आपको जीएसटी के रिटर्न्स भी चेक करने पड़ेंगे, उसको टर्नओवर और टैक्स से मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें 44AD, 44ADA, 44AE में आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि टर्नओवर पता रहे और उसके ऊपर सर्टेन % लगाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सके। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। 5वां पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको रेडी रखना है। 6th पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ट या डेप्रिसिएशन, हर एसेट जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसका चार्ट आपको बनाना है और उस पे जो परसेंटेज एप्लीकेबल है परसेंटेज लगा के निकाल के सामने वाले को देना है, या फिर सामने वाले कंसल्टेंट को सारी जानकारी दे दीजिए, वो खुद निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। 7वां पॉइंट है पार्टनर इनकम। इसका मतलब जो सैलरीड है वो किसी फर्म में पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट अगर मिलेगा तो उसमें इस पार्टनर का जो इनकम वहां से आया वो इनकम यहाँ पर इंडिविजुअल के रिटर्न में दिखाया जा सकेगा, रेम्युनरेशन दिखाया जा सकेगा, इंटरेस्ट दिखाया जा सकेगा। खाली जो प्रॉफिट का हिस्सा है जिस पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म ने पे किया वो भी इसको इंडिविजुअल में दिखाना तो है, लेकिन टैक्स इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन रहता है। इसके अलावा दूसरे स्टैट्यूटरी लॉज जो कंप्लायंस होने चाहिए, पीएफओ, ईएसआईसी कोई फैक्ट्री एक्ट हो, वो सारे लॉज पे कंप्लायंसेस हुए या नहीं हुए, या उसका सारा डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोवाइड करना है अपने कंसल्टेंट को। तो ये बिजनेस का सारा जो डिटेल है, इस डिटेल के बेसिस पे इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका रिटर्न भर रहे हैं उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट डाल के रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको लग रहा है सर ये तो बहुत भारी काम है, भारी काम है तो आर्थिक जिंदा है, आप आर्थिक के पास आइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों डाउट अगर है नीचे कमेंट करिएगा ताकि हम लोग आगे आपकी मदद करते चले जाए, और हमारे जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स पे या ऑनलाइन पे डायरेक्टली आर्थिक से संपर्क करिए। 100% आपको सेटिस्फैक्टरी सर्विस देने का हमारा गारंटी है और आपको जबरदस्त कंसल्टेंसी के साथ मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने का हमेशा प्रयास करेंगे। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।